Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the syntax. Syntax is a Greek word meaning putting together or arrangement or ordering together. Definition of syntax is it is the study of how words are combined together to form meaningful sentences, not a meaningless sentences. मीनिंगफुल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनका जो कि एक प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनको हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्रामेटिकल रूल क्या है सेंटेंस का कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, उससे एक सेंटेंस जो है वो बनता है। उस सेंटेंस को जो इस सीक्वेंस से बना होगा, जो ग्रामेटिकल इस रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, उसको हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस कहेंगे। और ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो हैं सिंटैक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिंटैक्स कहते ही उसको हैं जो एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जो है वो प्रोड्यूस करे। जो मीनिंगलेस सेंटेंसेस होंगे वो सिंटैक्स के क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं आएंगे, वो सिंटैक्स की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ग्रामर, सिंटैक्स इज़ अ ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली बनते हैं, इसको इसलिए ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जो है वो बनाया जाता है। ग्रामर इज़ अ रूल बुक वाइल सिंटैक्स इज़ एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स। बात सही है कि ग्रामर तो एक होल बुक है जिसमें रूल्स की बुक है, जिसमें रूल्स ही रूल्स हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल्स भी इसमें हैं, टेंसेस के रूल्स भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स भी हैं। हर किस्म के रूल्स ग्रामर में जो वो मौजूद है, क्योंकि ये रूल्स की एक होल बुक है। जबकि सिंटैक्स का डीलिंग जो है वो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से होता है, सेंटेंसेस की मेकिंग से होता है। तो वो वाले रूल्स जो कि सेंटेंस को बनाने में, मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने में यूज़ होते हैं, उनको एप्लीकेबल बनाया जाता है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, ग्रामर इज़ द होल, जाहिर बात है एक पूरी बुक है, वाइल सिंटैक्स इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रामर। इसलिए पार्ट ऑफ द ग्रामर है क्योंकि सिंटैक्स में ग्रामर की होल बुक में से सिर्फ जो सेंटेंसेस के जब रूल्स की बारी आती है, सेंटेंसेस को बनाने की बारी आती है, तो फिर हम ग्रामर की होल बुक में से उन रूल्स को पढ़ते हैं। उन रूल्स को सिंटैक्स देखता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उससे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। अगर हर सीक्वेंस ऑफ वर्ड को हम सिंटैक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, सिंटैक्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, लेकिन हर सीक्वेंस ऑफ वर्ड को हम सिंटैक्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सिंटैक्स में तो हमें पता है कि जब भी हम सिंटैक्स का नाम लेंगे हमें हमारे माइंड में ये आएगा कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ग्रामेटिकल रूल्स को एप्लीकेबल करते हुए, ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए, ग्रामेटिकल रूल्स को यूज़ करते हुए हम एक सेंटेंस को जो है वो बनाते हैं जो सिंटैक्स के क्राइटेरिया में आता है, और वो सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। और हर सीक्वेंस ऑफ जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस नहीं होते। हो सकता है कि उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो उस सीक्वेंस ऑफ वर्ड में, लेकिन वो हो सकता है उनका सीक्वेंस जो है वो ऐसा हो कि पहले उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया और फिर वर्ब लगा दिया, तो ये तो रॉन्ग सेंटेंस है ना फिर। तो इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को हम सिंटैक्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको दूंगी, ईट्स सारा एप्पल। अब ईट्स क्या है? वर्ब है, सारा क्या है? सब्जेक्ट है, एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो रॉन्ग सेंटेंस है, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सिंटैक्स नहीं है। सारा ईट्स एप्पल, सारा क्या है? सब्जेक्ट, ईट्स क्या है? वर्ब, एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, करेक्ट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको हम सिंटैक्स के क्राइटेरिया के अंडर लाएंगे। उसके बाद आता है डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर इन सिंटैक्स। द टर्म डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने ये टर्म जो है वो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की इंट्रोड्यूस करवाई थी।
डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? डीप स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद मीनिंग, जिसको कहते हैं ना डीपर मीनिंग से कंसर्न होता है डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर जो है इज कंसर्न्ड विद द ग्रामर, यानी सरफेस स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं एट सरफेस लेवल के सेंटेंस जो है एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उससे मिलकर बनता है। और जब वो सेंटेंस बन जाता है तो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए ना, तो उसका जो मीनिंग होगा वो हमारे माइंड में तक होता है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि उस मीनिंग की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंक्रीट फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड में मौजूद है। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे डीप स्ट्रक्चर को, और सरफेस स्ट्रक्चर को हम एब्स्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सरफेस स्ट्रक्चर में हमें नज़र आ रहा होता है कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इसकी फॉर्म, फिजिकल फॉर्म मौजूद होती है। एग्जाम्पल में हमारा अली ब्रोक द विंडो, सेकेंड एग्जाम्पल है द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो मीनिंग के लिहाज से ये दोनों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग देते हैं, यानी अली ब्रोक द विंडो, अली विंडो को ब्रोक करता है, विंडो अली से ब्रोक होती है, मीनिंग एक ही है। लेकिन अगर हम इसके सरफेस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अली ब्रोक द विंडो एक सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस दोनों एक नहीं है, वो एक्टिव है, ये पैसिव, लेकिन मीनिंग के लिहाज से ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। उसके बाद है, मैंने आपको पहले बताया कि डीप स्ट्रक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, विच इज़ समथिंग इन आवर माइंड एंड अलाउज टू नो व्हाट द सेंटेंस मीन्स, यानी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है वो बताता है। और सरफेस स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं। इट रेफर्स टू द सेंटेंस एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड आर रिटन, जो एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रक्चर उसको हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो लिखा जाता है या बोला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है। इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड डीप स्ट्रक्चर। सिमेंटिक का ताल्लुक किससे होता है? मीनिंग से। तो डीप स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इट इज़ कंसर्न्ड विद मीनिंग, तो हम कह सकते हैं कि सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड डीप स्ट्रक्चर, और फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर। क्यों फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कहा है? क्योंकि हम सरफेस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो फोनेटिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इसलिए हम इसको सरफेस स्ट्रक्चर को फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी क्या होती है? व्हेन अ वर्ड और फ्रेज और अ सेंटेंस, जब कोई वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस हैव मोर देन वन मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड एम्बिग्युइटी। यानी कोई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस एक से ज़्यादा मीनिंग रखें या एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन रखें तो उसको हम एम्बिग्युइटी कहते हैं। और एम्बिग्युइटी हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कन्फ्यूजन इस सेंस में कि समझ नहीं आ रहा होता कि इसका ये मतलब है या इस वर्ड का ये मायने है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है सेंटेंस की कि ये इंटरप्रिटेशन है, तो इसलिए एम्बिग्यूअस सिचुएशन बन जाती है ना, कन्फ्यूजन वाली। तो टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी होती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी, 2 टाइप्स हैं, लैक्सिकल एम्बिग्युइटी सेकंड टाइप है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी की। स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी आल्सो कॉल्ड सिंटैक्टिक एम्बिग्युइटी, एम्फिबोली और एम्फिबोलॉजी। Sentences which have more than one meaning is called structural ambiguity. ऐसे sentences जो एक से ज़्यादा मीनिंग रखें उनको हम structural ambiguity कहते हैं। For example, she saw the man with the telescope. ये बेसिक स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर है। she saw the man with a telescope. अब इसके 2 डीपर स्ट्रक्चर हैं, 2 डीपर स्ट्रक्चर इंटरप्रिटेशंस हैं, इसकी 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है शी सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, यानी मैन ने टेलीस्कोप उठाई हुई है और वो उस मैन को देख रही है।
जिसके पास टेलीस्कोप है, उस मैन के पास जिसके पास टेलीस्कोप है, शी जो है उसे देख रही है, ठीक है, उसने उसे देखा। सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है कि शी ने टेलीस्कोप के साथ मैन को देखा, शी सा विद द टेलीस्कोप टू मैन। फर्स्ट क्या है, शी सरफेस स्ट्रक्चर क्या था, शी सा द मैन विद द टेलीस्कोप, ये बेसिक सरफेस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, शी सा द मैन हु हैड अ टेलीस्कोप, उसने उसको देखा जिसने मैन को जिसके पास टेलीस्कोप थी। सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है, शी सा द मैन बाय यूजिंग द टेलीस्कोप, यानी उस शी ने टेलीस्कोप के ज़रिए मैन को देखा। टू इंटरप्रिटेशन हो गई इसकी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है, उसको स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी कहते हैं, जो फर्स्ट हमने पढ़ा। अब है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। When a word or in a phrase or in a sentence have more than one meaning is called lexical ambiguity। जब एक वर्ड किसी फ्रेज में या किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा मीनिंग रखे तो उसको हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहते हैं। क्या मतलब कि किसी भी फ्रेज में या किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा हो जो मोर देन वन मीनिंग रखे, उसको हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेज़ है एट द बैंक। अब बैंक जो है, इसमें जो वर्ड है उसके टू मीनिंग है, रिवर बैंक भी इसको कहते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हमारी पे आती है, बैंकर्स होते हैं जो बैंक में काम करते हैं, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना, बैंक को। सेकंड है दिस विल मेक यू स्मार्ट। अब जो दिस विल मेक यू स्मार्ट, इस सेंटेंस में स्मार्ट जो है वो दो मीनिंग रखता है। एक स्मार्ट बॉडी, कि आप बड़े स्मार्ट हो, स्लिम एंड स्मार्ट, और एक स्मार्ट होता है क्लेवर होना, कि यू आर वेरी स्मार्ट, कि आप बड़े क्लेवर हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकर्जन। रिकर्जन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ड। जितने भी वर्ड में लैंग्वेजेस हैं उन सब में रिकर्जन होती है। रिकर्जन इज द एबिलिटी टू प्लेस वन कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट ऑफ द सेम काइंड। मतलब क्या कि रिकर्जन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें दो एक जैसे कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक खीर वाला कंटेनर है, एक सेवइयों वाला कंटेनर है, तो आप खीर वाले में खीर ही डालेंगे दोबारा और सेवइयों वाले में सेवइयाँ ही दोबारा डालेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि सेवइयों में खीर डाल दी और खीर में सेवइयाँ डाल दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह रेपिटिशन ऑफ फ्रेज़, रेपिटिशन ऑफ फ्रेज़ का मतलब है कि फ्रेज़ के साथ फ्रेज़ का आना, ना कि फ्रेज़ के साथ क्लास का आना। फ्रेज़ के साथ फ्रेज़ का आना या फ्रेज़ विद इन अ फ्रेज़। इसी तरह रेपिटिशन ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज का क्लॉज के साथ आना, तो क्लॉज विद इन अ क्लॉज। ये ना होना कि क्लॉज के साथ फ्रेज़ आ रही है, बल्कि क्लॉज के साथ क्लॉज ही आए, तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अगर हम इस सेंटेंस को डिवाइड करें तो द स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज़ का पता है ना आपको, कि जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। द स्टूडेंट्स में इन माई क्लास, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं है, इसको हम फ्रेज़ कहते हैं। तो इसमें हमारे पास इस पूरे फ्रेज़ में द स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, तो हम इसको फ्रेज़ को क्या देंगे, नाउन फ्रेज़। तो इसको सेपरेट कर देंगे, द स्टूडेंट्स को नाउन फ्रेज़ का है तो फ्रेज़ ही ना, चाहे नाउन है चाहे प्रपोजिशनल फ्रेज़ है तो फ्रेज़ ही, क्लॉज तो नहीं है। इन माई क्लास, इन क्या है, प्रपोजिशन, तो ये पूरी क्लास क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहलाएगी। अब इन माई क्लास को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं माई क्लास में, क्योंकि क्लास क्या है, नाउन है, तो इसको हम नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं, माई क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या है, ये फ्रेज़ विद इन अ फ्रेज़ आ रही है, नाउन फ्रेज़ है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, फिर नाउन फ्रेज़ है,
है तो फ्रेज फ्रेज फ्रेज, क्लॉज तो नहीं इनके साथ आई। एग्जाम्पल नंबर 2 में है द टीचर विद द येलो टाई इज स्टैंडिंग इन द क्लास। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस को वर्ब से जहाँ पर वर्ब स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सेंटेंस को सेपरेट करना है। द टीचर विद द येलो टाई, ये क्या है, नाउन फ्रेज है पूरी। इज स्टैंडिंग इन द क्लास क्या है, वर्ब फ्रेज, ठीक है। इज स्टैंडिंग इन द क्लास क्या है, वर्ब फ्रेज। फिर हम इस नाउन फ्रेज द टीचर विद द येलो टाई को हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं फ्रेज में। द टीचर, टीचर क्या है, नाउन, तो ये नाउन फ्रेज है। विद द येलो टाई, विद क्या है, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन फ्रेज। द येलो टाई, येलो क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव फ्रेज। द येलो टाई, एडजेक्टिव फ्रेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो है इज स्टैंडिंग इन द क्लास, ठीक है। तो इज स्टैंडिंग इन द क्लास पूरा क्या है, वर्ब फ्रेज था क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम फर्दर कर सकते हैं, इन द क्लास एक नेक्स्ट प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब द क्लास, इसको प्रपोजिशनल फ्रेज को इसको फर्दर भी हम डिवाइड फ्रेज में कर सकते हैं। द क्लास क्या है, नाउन फ्रेज, इसको फर्दर कर सकते हैं, ये नाउन फ्रेज कहलाएगी। उसके बाद है ट्री डायग्राम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। अ डॉग फॉलोड द बॉय। हमेशा एक सेंटेंस जो है उसको हम 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक नाउन फ्रेज में, दूसरा वर्ब फ्रेज में। जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वो वर्ब फ्रेज, वर्ब से लेके आगे सारा सेंटेंस वर्ब फ्रेज कहलाता है। वर्ब से पहले का जो सेंटेंस होता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं क्योंकि वो नाउन से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस में हमारे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में, ठीक है। तो नाउन फ्रेज मैंने आपको कहा कि जो अ डॉग क्या है, नाउन फ्रेज। वर्ब फॉलोड क्या है, वर्ब, तो वर्ब से बाकी सारा सेंटेंस जितना भी होगा वो वर्ब फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। तो आ डॉग में आ क्या है, आर्टिकल, डॉग क्या है, नाउन। तो हमने नाउन फ्रेज को आर्टिकल और नाउन में डिवाइड करके आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिख दिया आ, नाउन के नीचे नाउन लिख दिया डॉग। अब आती है वर्ब फ्रेज की बारी। अब वर्ब फ्रेज में वर्ब है और द बॉय क्या है, नाउन है, नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज को फर्दर हमने वर्ब में और नाउन फ्रेज में, वर्ब क्या हमारे पास फॉलोड इधर लिख दिया, नाउन फ्रेज में द क्या है, आर्टिकल, बॉय क्या है, नाउन। तो आर्टिकल के नीचे द लिख दिया, नाउन के नीचे बॉय लिख दिया। तो ये हमारे पास ट्री जो है वो डायग्राम डिवाइड हो गई। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द स्मॉल बर्ड्स ईट द सीड्स। द स्मॉल बर्ड्स ईट द सीड्स। क्या करना है हमने, सेंटेंस को नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। द स्मॉल बर्ड्स नाउन फ्रेज है, ईट वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ईट से, तो ईट द सीड्स वर्ब फ्रेज हो गया। अब नाउन फ्रेज में पहले आते हैं। नाउन में द क्या है, आर्टिकल, इधर आर्टिकल लिख दिया। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव को मैं डिवाइड कर दिया। बर्ड्स क्या है, नाउन, इधर नाउन लिख दिया। तो आर्टिकल के नीचे आर्टिकल द लिख दिया, एडजेक्टिव के नीचे स्मॉल लिख दिया, नाउन के नीचे नाउन बर्ड्स लिख दिया। अब है वर्ब फ्रेज की बारी। वर्ब में हमेशा ये क्या है, वर्ब, द क्लास, द आर्टिकल, नाउन फ्रेज यानी द सीड्स यानी ईट वर्ब है, द सीड्स पूरा जो है वो नाउन फ्रेज है, सीड्स क्या है, नाउन है, तो नाउन फ्रेज। वर्ब के नीचे ईट लिख दिया, नाउन फ्रेज को फर्दर हमने डिवाइड किया, द क्या है, आर्टिकल, सीड्स क्या है, नाउन, आर्टिकल के नीचे द, नाउन के नीचे नाउन लिख दिया, सीड्स। इसी तरह
You will help Mary. You will help Mary. इसमें क्या है, वही सेंटेंस, नाउन फ्रेज। अब यहाँ पर विल और हेल्प, विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यू क्या है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब फ्रेज। हेल्प मैरी क्या होगा, वर्ब फ्रेज। अब यू क्या है, नाउन फ्रेज में सिर्फ ये प्रोनाउन के तौर पर यू प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो यू लिख दिया। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो विल है। अब वर्ब फ्रेज में ये वर्ब है और मैरी क्या है, नाउन फ्रेज, तो वर्ब के नीचे हेल्प लिख दिया। नाउन फ्रेज ये क्या है, मैरी क्या है, प्रॉपर नाउन, तो उसके नीचे मैरी लिख दिया। I hope you understand each and every point whatever I have taught you. If you have any query, any question regarding this syntax, you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.